अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है। और मौशी मसाइल हों, माशरती मसाइल हों या सियासी नौइयत के मामलात हों, कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में उसके ऊपर गुफ्तगू करें। और सुबह के वक्त कोशिश होती है हल्के फुल्के अंदाज में बात की जाए, बात ताकि लोगों तक पहुंच सके सही तरीके से और वो बात समझ में भी आ सके। गुज़िश्ता कई प्रोग्राम्स में बात होती रही तालीम के हवाले से। मौजूदा जो राइज तालीमी निज़ाम है उसमें जो नकाइस हैं कोशिश करते हैं उनकी निशानदेही करें ताकि उनको ठीक किया जा सके, और इसकी अहमियत के हवाले से बात हुई। तो बहुत सारे पैगामात प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद भी मौसूल हुए, जिसमें लोगों ने और दीगर चंद मसाइल हैं उनकी निशानदेही की। ख़ास तौर पर निजी तालीमी इदारों के अंदर जो कुछ हो रहा है, यकीनन ये मामलात ऐसे हैं जो गौरतलब हैं, जिसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक तफसीली प्रोग्राम और एक तफसीली बहस की जाएगी कैसे उसको बेहतर बनाया जाए। क्योंकि पूरा जो तालीमी निज़ाम है उसके ऊपर जो निजी तालीमी इदारे हैं वो गालिब हैं, और वहाँ पे जो कुछ हो रहा है लोगों ने उसकी भी निशानदेही की है। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में उसके हवाले से भी तफसीलन गुफ्तगू करूँ। आज का प्रोग्राम बड़ा ख़ास है, ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए। और उसकी वजह यह है कि जिस तेज़ी से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बेरोज़गारी में भी इजाफा होता जा रहा है, ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। और उसके साथ साथ देखने में ये आ रहा है कि बहुत सारे ख़ास तौर पे नौजवान मुल्क छोड़ने को तरजीह दे रहे हैं। अब फैसला सही है या गलत, इसके ऊपर बहस नहीं है, ये वक्त की ज़रूरत है। ताहम यहाँ पर रहते हुए बहुत कुछ किया जा सकता है। अमूमन ये मशवरा दिया जाता है कि यहाँ पे रहते हुए ही कुछ किया जाए, लेकिन क्या किया जाए, सवाल ये पैदा होता है। तो आजकल टेक्नोलॉजी का दौर दौरा है, पूरी दुनिया में इससे फ़ायदे उठाए जा रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम लोग अभी तक नावाकिफ़ हैं। और बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जिस तरह मोबाइल फ़ोन्स का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। पूरी दुनिया में ये जो मोबाइल एप्लीकेशंस ख़ास तौर पे जो बहुत ज़्यादा लोगों में मकबूल है, नौजवानों में, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और इस तरह की जो और समाजी राब्ते की वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी लोग उससे काम ले रहे हैं, उससे बहुत फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर काम हो रहा है, उसके ज़रिए तिजारत भी हो रही है, अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग भी हो रही है, और ना जाने क्या कुछ हो रहा है। मगर बदकिस्मती से क्योंकि हमारे पास ना तालीम है ना शऊर है, तो हम इन चीज़ों का जो इस्तेमाल हमने किया है, और ख़ास तौर पे जो सियासी जमातों ने, बल्कि एक मखसूस सियासी जमात ने इसको हथियार बनाया, और उसके बाद जो तबाही आई है वो सबके सामने। तो बहरहाल इसको नेक मकासद के लिए और अच्छे कामों के लिए, और इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि इससे रोज़गार भी कमाया जा सकता है। वो कैसे, इस हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। एक नौजवान शख्सियत को यहाँ पर हमने मदऊ किया है, मोहम्मद उमर आलम उनका नाम है, जो कि डिजिटल मार्केटर हैं और फ्रीलांसर भी हैं, और ऑनलाइन जो अर्निंग है, यानी कि ऑनलाइन आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, उसका भी हुनर आपको सिखा रहे हैं। तो नौजवानों के लिए, बल्कि सबके लिए प्रोग्राम बहुत अहम है। उमर आलम को मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया उमर, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उमर, अब ये बताइए कि अब जैसे मैंने कहा कि बच्चे और ख़ास तौर पे नौजवान इस तरह की एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कराएं। अच्छा, इसमें बहुत सारी गुफ्तगू के दौरान चीज़ें ऐसी होंगी या इस्तिलाहात ऐसी होंगी जो ज़्यादातर लोग समझ ना पाएँ, वो कि वो मोबाइल फ़ोन ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका असल नाम क्या है, कैसे उसको इस्तेमाल किया जाता है, ये सब कुछ बताएंगे। तो मैं उमर की तरफ वापस आता हूँ। तो उमर, सवाल ये पैदा होता है कि कैसे इसको, सबसे पहला तो सवाल ये है कि कारआमद बनाया जाए। जब मैं देखता हूँ पूरी दुनिया में लोग टिकटॉक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए ख़ास तौर पे, और दीगर एप्लीकेशंस के ज़रिए अर्निंग कर रहे हैं, अपने बिजनेसेस को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो शायद इतना भी राइज नहीं है, और जिस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो मुझे कहने दीजिए कि मैं बहुत ज़्यादा मायूस हूँ। आपको कैसे ख्याल आया कि इसको अर्निंग का ज़रिया बनाया जाए इतनी कम उम्र में? फरमाइए। सर देखें, ये खाली मेरा ख्याल नहीं है। इस वक्त ये दुनिया इससे जो है वो अर्निंग कर रही है। बिल्कुल ठीक है। और इस वक्त हमारे यहाँ भी काफ़ी सारे लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। इससे अर्निंग करते हैं, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाकर, और फिर उसमें जो है वो कुछ भी अच्छा कंटेंट डालते हैं। हम्म। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इस मार्केट को ख़राब कर दिया है। हम्म। वो टिकटॉक पे, यूट्यूब पे और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आकर इस तरह का उन्होंने कंटेंट अपलोड करना शुरू कर दिया है कि जिससे वो एक वर्ड यूज़ होता है कि मार्केट ख़राब हो गई। हाँ, मार्केट तो खराब हो उन्होंने गई। मार्केट को ख़राब कर दिया। आज
आप देखें एक जो छोटा बच्चा है वो एक फूड ब्लॉगर को फूड ब्लॉगर, सॉरी मैं कह रहा हूँ, एक डेली ब्लॉगर को जानता है। जो हमारा छोटा बच्चा है वो एक डेली ब्लॉगर को जानता है, उसके व्लॉग पाबंदी से देखता है, लेकिन एजुकेशनल कंटेंट नहीं देखता। उसको ये पता है कि एक जो डेली ब्लॉगर है उसकी वालिद का क्या नाम है, उसकी वालदा का क्या नाम है, उसके बहन का क्या नाम है। और मुझे बच्चे पे भी इतना आफरीन नहीं जितना डेली व्लॉगर्स पे, जो कि अपनी प्राइवेसी लीक कर रहे हैं, अपनी माँ बहन बेटियों को यूट्यूब पे दिखा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे दिखा रहे हैं, टिकटॉक पे, मतलब अपनी प्राइवेसी लीक्स कर रहे हैं। और मतलब व्लॉगिंग के पीछे, कंटेंट क्रिएशन के पीछे और चंद रुपयों के पीछे इतने ज़्यादा पागल हो गए हैं कि मतलब अब उन्होंने कुछ नहीं देखना, उन्होंने सिर्फ ये देखना है कि मुझे मेरे पास पैसे कैसे आएंगे। और उनकी देखा देखी कई सारे लोग जो हैं वो कॉपी करना शुरू हो गए, उनको ट्रेंड सेट हो गया, यानी कि जो हमारी जबान में ना आजकल वो उसको ट्रेंड कहा जाता है, तो ये ट्रेंडिंग पर आ गया, ट्रेंडिंग पे आ गया। आज हर दूसरा बंदा जो है वो डेली व्लॉगिंग करता है। हमारे बच्चे, हमारे बड़े सब डेली व्लॉगिंग की तरफ लग गए या इसको देखने की तरफ लग गए। लोगों को ये ख्याल नहीं आ रहा कि इससे और भी बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन अब मसला ये आता है कि जब एक बंदा एजुकेशनल कंटेंट की तरफ आता है उसे कोई देखता ही नहीं है। उससे मतलब वो बेचारा मेहनत कर रहा है, कंटेंट बना रहा है, रिसर्च कर रहा है। आप देखें ना, एजुकेशनल कंटेंट बनाना आसान बात नहीं है, इसके लिए आपको रिसर्च की ज़रूरत होती है। लेकिन जब एक आदमी कंटेंट रिसर्च करके बनाता है उस पर व्यूज ही नहीं आते। बिल्कुल सही। वो देखता है यार मैं कोई 1 साल हो गया मुझे, मैं मेहनत कर रहा हूँ, अपने कंटेंट एक से एक बना रहा हूँ, मेरे पास मेरी पूरी सोशल मीडिया टीम है, मेरे लोग हैं, मेरे पास व्यूज आते हैं 1000, 2000, 5000। और जो एक डेली ब्लॉगर है जो सुबह उठता है, मोबाइल लेता है, बताता है मैंने आज ये करा, ये मेरी वालदा है, ये मेरे वालिद हैं, ये मेरी बहन है, और फोन रख देता है और वो वीडियो अपलोड कर देता है। उस पे व्यूज आते हैं 1 मिलियन, 2 मिलियन, उसको पैसा जाता है 5 लाख, 10 लाख। जो एक बेचारा जो कंटेंट क्रिएटर है उसको पैसा क्या, उसका और पैसा डूब रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि पहली बात जो मैं शुरू में कही कि जी डेली व्लॉगिंग और ये जो दूसरे तीसरे तरीके आजकल मार्केट में आ गए, इनसे अवॉइड करें। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा जिनसे आप अर्निंग कर सकते हैं। खवातीन बापर्दा होकर कर सकती हैं। ये नहीं कि जैसे टिकटॉक पे कुछ खवातीन ऐसी आ गई हैं कि जो मतलब सिर्फ जो है वो उनका वो पैसे के पीछे इतना पागल हैं कि उन्होंने कुछ नहीं देखना, उनको सिर्फ पैसा चाहिए, कंटेंट चाहिए। और उन पे फिर वही कहूंगा कि उन पे इतना आफरीन नहीं होता जितना मुझे आफरीन उनको देखने वालों को होता है कि लाखों फॉलोवर्स हैं, करोड़ों फॉलोवर्स हैं, करोड़ों देखने वाले हैं। और वो देखने वाले कहाँ से आ रहे हैं? पाकिस्तान से आ रहे हैं। तो अच्छा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की उमर। में बहुत सारे लोग मुझसे भी ये सवाल करते हैं अक्सर कि आप सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव क्यों नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसकी वजाहत करता चलूँ, जैसा भी उमर ने इसका जवाब दिया कि जब आप कोई ऐसी चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारे यहाँ ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, जिसमें कोई अच्छी बात हो, कोई रिसर्च के साथ हो, कोई तारीखी हवाला हो, कोई तारीखी वाक़यात हो, अगर इनको दिखाने की कोशिश की जाएगी तो वो लोगों में उसको ज़्यादा पजीराई नहीं मिलेगी। और यही वजह है कि मैंने आज तक ये सिलसिला अभी तक आज तारीख तक शुरू नहीं किया है। हो सकता है आगे जाके कर भी लूँ, लेकिन ये कि अभी तक ना करने की वजह यही है कि हमारे यहाँ चंद एक ऐसे लोग हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिनकी बात सुनता हूँ और बहुत अच्छे एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं। पाकिस्तान से बाहर भी कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बड़े टॉप के यूट्यूबर्स हैं, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, बड़ी नॉलेज उनके उसमें जो व्लॉग्स होते हैं उसमें होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारे यहाँ जिस किस्म का कंटेंट प्रमोट किया जा रहा है, जैसा भी उमर ने कहा कि डेली व्लॉगर्स जो हैं जो उल्टा सीधा कंटेंट बना रहे हैं, अपनी प्राइवेसी को लीक कर रहे हैं, उसको एक्सपोज कर रहे हैं, उनको बेपनाह जो पजीराई मिल रही है। और जो अच्छी बात करने की कोशिश करता है उसकी कोई पजीराई नहीं है। अब आते हैं इस तरफ कि आपने कहा कि मैं बताता हूँ, तो ये कंटेंट क्रिएशन जो है ये बड़ा काम है, इसके लिए सोच लगती है। लेकिन आजकल आसान रास्ता ही है। वो मैं देखता हूँ छोटा बच्चा एक वो निकल जाता है, वो कभी पहाड़ों पे चढ़ता है, वो उसको देख देख के लोग जो है वो बेपनाह उसकी फॉलोइंग बढ़ती चली जा रही है, मगर उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको देखा जाए जिससे कुछ आप सीख सकते हैं। फरमाइए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात कहूँगा, जब हम चाइना और जापान की तरफ जाते हैं ना, तो वहाँ पे इस तरह का कंटेंट बैंड है जी। टिकटॉक उन्होंने बनाया है, ठीक है, उन्होंने अपने वहाँ पे इस तरह का कंटेंट बैंड करा हुआ है। उन्होंने कहा है सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट होगा या ऐसा कंटेंट होगा जिससे आपकी सोचने समझने की सलाहियत में इजाफा हो। अच्छा, अब अगर बात कर लें इससे अर्निंग की, तो एक तो कंटेंट क्रिएशन वही है जो हम सबके जहनों में कि जी आप व्लॉगिंग करें, और मतलब दूसरी तीसरे जितने तरीक़ों पे अभी हमने बात करी कि उल्टे सीधे कि आप नाच गाना करें और व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग करें। डेली व्लॉगिंग की जगह एक अच्छी बात ये आई मार्केट में, कुछ लोग इसके ख़िलाफ़ हैं लेकिन मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छे, जो मतलब एक व्लॉगिंग की तरफ जो चीज़ आई है ना,
सबसे पहले व्लॉगिंग को शुरू करने वाले इरफान जुनेजो हैं, ठीक है। उन्होंने जो है वो व्लॉगिंग को स्टार्ट करा था, उनका कंटेंट बहुत अच्छा था, लेकिन उनके पास आज ऑडियंस नहीं है। जानते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एजुकेशनल कंटेंट की वजह से उनके पास भी कोई इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स या ऑडियंस नहीं एजुकेशनल है, क्योंकि मैं पर्सनली मैं कभी उसको नहीं देखा। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि फूड व्लॉगर्स की। जो मैं व्लॉगिंग की बात कर रहा था ना, तो फूड व्लॉगर जो हैं वो एक मतलब बहुत आला किस्म का कंटेंट बनाते हैं। और व्लॉगिंग की जानिब अगर आप आना चाहते हैं, अगर आपको व्लॉगिंग करने का इतना ज़्यादा शौक है, तो आप फूड व्लॉगिंग की तरफ आएँ। फूड व्लॉगिंग में ये होता है कि एक व्लॉगर होता है, वो कैमरा लेके मुख्तलिफ जैसे रेस्टोरेंट्स हैं या दूसरी इस तरह की शॉप्स वगैरह हैं, वहाँ पे जाता है, उनकी वीडियोस बनाना शुरू करता है। शुरू में वो अनपेड होता है, देन फिर उसको मार्केट में खुद ही बुलाया जाता है। अच्छा उमर, एक चीज़ की यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है, वो ये कि ये जो फूड व्लॉगिंग का भी आपने दिया है, दो के एक बड़ा अच्छा जरिया है, आप इसको जो है वो अर्न कर सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली मैं अपने व्यूअर्स को ये बात हमेशा बताता हूँ कि आप इसमें बहुत सारी चीज़ों को एग्जैजरेट भी किया जाता है और बहुत सारे अनहाइजेनिक फूड को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। और ये आजकल एक बड़ा थ्रेट सोसाइटी के लिए है कि जो ख़ास तौर पे जो जगह जगह फूड कार्ट्स पहले लगे होते थे जिससे लोग अवॉइड करते थे, उनको चंद पैसे लेकर इस तरह प्रमोट किया जाता है कि जो बिल्कुल भी हेल्थी नहीं है। कम पैसों में गैर मेयारी फूड को प्रमोट करके आप तक पहुंचाया जा रहा है। इससे थोड़ा सा वो करें, अच्छी जगह का आप जहाँ पर कोई हेल्थी जगह हो, जहाँ पर अच्छा खाना, एनवायरनमेंट अच्छा हो, आप उसको पहले रिसर्च करें। उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप उनका किचन देखें, उनका प्रोसेस देखें। प्रोसेसिंग को देखने के बाद आप ऑनेस्ट ओपिनियन उसके ऊपर दें, अदरवाइज इसकी वजह से बहुत तबाही फैली है। जी चलें। अच्छा, अब बात आती है अर्निंग की ना। तो अर्निंग सबसे पहले तो मैंने एक तरीका आपको बताया, इसके अलावा जो तरीके हैं वो आपके पास है प्लेटफॉर्म्स। आप फेसबुक रोज यूज करते हैं, इंस्टाग्राम रोज यूज करते हैं, उस पर रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, किसी ना किसी की रील देख रहे हैं। आप आज मुझे ये बता दें कि आपने आज तक हजारों रील्स देख ली होंगी, कोई एक रील आपको याद है कि जिसमें हुआ क्या था? आप हंसते हैं, आपको ये पता है कि मैं 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा रील्स देखता हूँ, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैं उसमें क्या देख रहा हूँ। आप बस पागलों की तरह जो है वो उसको स्क्रॉल करे जा रहे हैं, स्क्रॉल करे जा रहे हैं, और वक्त गुजर जाता है, वक्त आपका बर्बाद हो जाता है। लेकिन जो कंटेंट बना रहा है ना, जो वो रील्स बना रहा है, वो उससे करोड़ों रुपए छाप रहा है, उसको लाखों करोड़ों का फायदा हो रहा है। अच्छा। उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। आपको ये तो शायद याद हो कि हाँ मेरे सामने इस बंदे की रील आती है, लेकिन शायद उनका कंटेंट याद नहीं होगा। हाँ। कोई एक दो का याद होगा। तो अच्छा, अब इसमें आप अगर कंटेंट क्रिएशन की तरफ आए, सबसे पहले मेरी आप सबको मशवरा ये है कि आप कंटेंट क्रिएशन की तरफ आएं। अर्निंग का जो पहला तरीका है, आसान तरीका, घर बैठे, वो है कंटेंट क्रिएशन। आप कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट कर लें, उसको सर्च करें आप यूट्यूब पे, और देन उस पर रिसर्च करें, उससे रिलेटेड आप वीडियोस वगैरह बनाना शुरू करें, कंटेंट बनाएं। कॉम्पिटिटर रिसर्च करें कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो क्या ऐसा काम कर रहा है कि जो उसकी वीडियोस वायरल हो रही है, मेरी नहीं हो रही। उसके चैनल में क्या ऐसा फर्क है, मेरे चैनल में क्या फर्क है, ठीक है। वो आप उससे फिर उसको देख के अपने चैनल पे वही कंटेंट अपलोड करें। ठीक है उमर, इस सवाल का जवाब दो। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि उनकी जो पोस्ट होती हैं, उनके जो वीडियोस होते हैं, वो एक जगह तक को जाते हैं, उसके बाद उसके व्यूज रुक जाते हैं। तो ये बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एल्गोरिथम कैसा इसका है कि हमारे वीडियोस एक सर्टेन लेवल तक जाते हैं, 300-400 व्यूज के बाद जब हम उसको 2-4-5 दिन के बाद या आगे भी जाके देखते हैं तो बिल्कुल स्टेगनेंट होते हैं नंबर्स। इसकी क्या वजह होती है? लोग इस वजह से कंफ्यूज हैं। बाकी मानदा जो बड़े यूट्यूबर्स हैं या जो इंस्टाग्रामर्स हैं, उनकी पोस्ट जो है वो बाय द टाइम उनकी रीच बढ़ती चली जाती है। ये कंफ्यूजन क्या है? देखें, ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, चाहे वो कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, अब इसमें सब आ गए, ठीक है। इन्होंने टाइम दिया होता है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ ये काम करते हैं। ठीक है। हर महीने मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आप अपना कंटेंट वायरल करना चाहते हैं, तो इन अ मंथ एक टाइम टेबल बनाएं कि जी मैंने इतनी वीडियोस अपलोड करनी है, ये मुझ पे फ़र्ज़ है। पहली बात। दूसरी बात ये कि वीडियोस वो अपलोड करनी है जो कि मतलब कुछ मायने रखती हो। इस वक्त फेसबुक पे 3 बिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं मंथली। 3 अरब से ज्यादा लोग फेसबुक को एक माह में यूज करते हैं। लेकिन अब आप देखें कि वो लोग आपको जब देखेंगे ना, उनके सामने अगर 3 अरब यूज कर रहे हैं तो उसमें से काफी सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि अपना कंटेंट बना रहे हैं, करोड़ों होंगे। तो आप उन करोड़ों से मुकाबला है आपका, आपने उस हिसाब से कंटेंट बनाना है, पहली बात। दूसरी बात, आप हैशटैग्स का यूज करें। ये एक वो नहीं कहते कि जुगाड़ है फ्री का, जो आप मतलब कह सकते हैं कि वो आप जुगाड़ है फ्री का, कि आप उसमें हैशटैग्स का इस्तेमाल करें और हैशटैग के जरिए अपनी पोस्ट पे, वीडियोस पे लगाएं। होगा क्या, जब कोई फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, वो जो आपने हैशटैग में वर्ड लिखा होगा ना,
वो सर्च करेगा, कीवर्ड डालेगा हाँ, तो वो आप कीवर्ड उस लिस्ट में आ हैशटैग जाएंगे। वाला वर्ड उसने सर्च करा, आपकी पोस्ट उससे वाकई सामने आ रीच गई। बढ़ती है, क्योंकि पहले अक्सर ये कहा जाता था कि टैगिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, जी अगर आप जी सही जी। टैग्स लगाएंगे ये करेंगे। मैंने बड़ा इसके ऊपर रिसर्च किया, लेकिन ऐसा जो उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। बहुत सारे केसेस के अंदर मैंने देखा, और अच्छा कहीं मैंने रिसर्च की कि बहुत ज़्यादा कंटेंट जो बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ, उसके पीछे तो कोई ऐसे टैग्स नहीं थे, हैशटैग्स नहीं थे, लोकेशन सर्टिफाइड कुछ नहीं थी। लेकिन फिर भी ये क्या चक्कर है, इसमें भी कंफ्यूजन पाई जाती है जी। अच्छा सर, देखें ये जो है ना, मतलब आप पोस्टिंग करते रहें, हम्म। आपको नहीं पता कि आपकी कौन सी वीडियो वायरल हो जाएगी। राइट आज राइट। से चंद अरसा पहले मैं मीम्स बनाता था, हम्म। तो फिर तो मैंने बंद कर दिया था, कोई 25-30 बनाई थी। अच्छा, इसकी भी बड़ी फॉलोइंग है, मतलब इसकी हाँ, जो रीच है बहुत ज्यादा है, मीम्स की और बिल्कुल। किसी भी सर्कल से आप इसको जाके सर्च करेंगे वो आपके पास आ जी, जाएगी। जी जी, तो फिर मैं मीम्स बनाता था, मेरी 15-20 वीडियोस हुई थी, और एक मीम ऐसी बनी थी कि जो मुझे खुद भी यकीन नहीं था कि ये वायरल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और उस पे उस वक्त मेरे लिए वो व्यूज़ बहुत थे, जब मेरे चैनल पे 120 आते थे तो 20,000 व्यूज़ आ गए थे, वाह, फिर वो 50,000 तक पहुंची थी। ठीक। तो आप कंटेंट क्रिएशन करते रहे, आपको नहीं पता कौन सी वीडियो, कौन सा ऐसा कंटेंट है जो वायरल हो जाए। वायरल हो देखें, जाए। लोगों को कुछ भी समझ आ जाता है। व्लॉगिंग और भी बच्चे कर रहे थे, एक बच्चा आया जो कि गांव देहात का था, और वो रातों रात मशहूर हो गया। बिल्कुल ठीक ऐसे, है, बिल्कुल। एक लड़की आई जिसने सिर्फ एक गाने पे डांस करा, टिकटॉक पे वीडियो वायरल ओह, होती है, अगले दिन वो मॉर्निंग शो की वर्स्ट जीनत होती बनी वो, होती है। एग्जैक्टली। एक लड़की आती है जो सिर्फ इतना बताती है कि पार्टी हो रही है, और वो आज बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर आ रही है। कितना तो अफसोस। आपको नहीं पता कि आपका कौन सा कंटेंट वायरल होगा। आप मेहनत करें, अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम जिस चीज़ के लिए मेहनत करोगे हम तुम्हें वो अता करेंगे। आपका काम है मेहनत करना, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहें, आप मेहनत करते रहें, आप एक टाइम टेबल बनाएं, शेड्यूल बनाएं, और उस पर फिर वर्क करें। ठीक है, घबराएं नहीं। आपने आपने यासिर भाई लाखों लोगों को देखा होगा, हज़ारों लोगों को, जो अपना यूट्यूब चैनल खोलते हैं, बड़ा शोशा करते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद बंद हो जाता है। होता ही नहीं होता। बिल्कुल होता है। तो कहने का मकसद यही है कि वो कंसिस्टेंसी के साथ नहीं काम करते ना। राइट। अगर वो मुस्तकिल मिजाजी से, देखें, आपने 6 महीना साल देना है, 6 महीने से साल भर तक आपने काम करना है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इन चारों प्लेटफॉर्म्स पे आपने मेहनत करनी है, टैग्स का इस्तेमाल करना है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जब आप पोस्ट अपलोड करें तो टैग्स और मेटा बिजनेस सूट से करें। मेटा बिजनेस सूट से जाकर वहां से अपलोड करें, देन आपके पास रीच भी आएगी और फॉलोइंग भी बढ़ेगी। अच्छा, यहाँ पे दूसरी बात ये कि एक चीज है डिजिटल मार्केटिंग, जो कि मैं करता हूँ, मैं डिजिटल हाँ, इसके मार्केटर बारे हूँ। में अब आप बात करते हैं। इस वक्त 99% ब्रांड्स अपनी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। राइट, आपने देखा होगा, आप कोई भी एक चीज सोचते हैं, उसका ऐड आपके सामने होता है। एग्जैक्टली। होता ही नहीं होता। बिल्कुल होता है। तो वो इसी तरह से आता है, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आता है। ये भी एक स्किल है ऑनलाइन अर्निंग का ना। आगे मैं आपको वो 5 स्किल्स बताऊंगा जिनसे आप अर्निंग कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, उसका एक स्किल है डिजिटल मार्केटिंग, उसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग, आप एड्स चलाते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, आप एड्स अपने रन करते हैं, और देन आपके पास फिर रीच आती है। इस वक्त आप किसी भी ब्रांड का नाम फेसबुक और इंस्टा पे सर्च करें और आप देखें उनका ऐड आपके सामने आएगा। बड़े से बड़ा ब्रांड हो, छोटे से छोटा ब्रांड हो, ये एक स्किल होता है जिसके जरिए आप जो है वो दूसरों के पेजेस मैनेज करते हैं, दूसरों की मार्केटिंग करते हैं। इससे आप अर्निंग कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। सेकेंडली, अगर आप अपनी मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप अपने भी एड्स रन करें, अपनी रील्स के एड्स लगाएं। कोई इतना ज़्यादा इसमें लाखों करोड़ों रुपए का नहीं बजट। आप 500 रुपीज़ से लेके 5 करोड़ रुपए तक जितने का आप ऐड लगाना चाहें लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अब आपके ऊपर है, आप उसके अगर आपके पास रीच नहीं आ रही, आपने फौरन मशहूर होना है, आप चाहते हैं कि आपकी वीडियोस वायरल हो, तो आप एड्स रन करना शुरू कर दें। एग्जैक्टली। और उससे जो है वो फिर आपके पास रीच ठीक है। आएगी। अब एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वो है आपके फॉलोअर्स का। इसमें भी ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक की जो है वो टर्म इस्तेमाल होती है। अब इसमें ऑर्गेनिक आपके जो फॉलोअर्स हैं वो कैसे बढ़ेंगे, अनऑर्गेनिक तो लोगों ने बहुत बढ़ा लिए, इतनी ज़्यादा उनकी रीच भी हो गए, फॉलोअर्स भी हो गए, बट आपको पता चल जाता है कि उनके कितने, क्योंकि कमेंट्स जो आ रहे होते हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि उनकी बाज़ औक़ात तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके थाउजेंड्स फॉलोअर्स आ रहे होते हैं, लेकिन जब वो कोई पोस्ट लगाते हैं तो 25 या 30 से ज़्यादा उस पर लाइक्स नहीं होते। ये क्या सिलसिला है, और इससे क्या वाकई फ़ायदा होता है? लोग अनऑर्गेनिक जो फॉलोअर्स हैं उनको रीच करने की कोशिश करते हैं, क्या ये इफेक्टिव है? सर देखें, ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक फॉलोवर जो हैं ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत मैटर करते हैं। आपके पास अगर ऑर्गेनिक ऑडियंस है तो आपके लिए मसला नहीं है, लेकिन अनऑर्गेनिक अगर है तो आपके लिए मसला है। इसका मैं आपको आसान अल्फाज में अगर बताऊं, मैं अगर एक डिजिटल मार्केटर हूँ, ठीक है ना,
तो मेरे पास लाजमी बात है इसी फील्ड से रिलेटेड लोग होने चाहिए, चले ठीक है। आईटी से रिलेटेड होने चाहिए। मेरे पास डेली व्लॉगिंग किससे रिलेटेड तो नहीं होंगे ना मुझे देखेंगे। लेकिन अगरचे मैंने उनको टारगेट कर लिया या मैंने पैसे देके भी फॉलोवर्स आराम से बढ़ जाते हैं ना, तो अगर मैंने पैसे देके बढ़वाएं तो बज़ाहिर तो आपको लगेंगे, लेकिन जितने आपके फॉलोवर्स हैं वही आपको लाइक करेंगे ना, जो पैसे देकर आए आपको तो नहीं पता कि वो आपकी फील्ड के हैं नहीं है। इसीलिए हम जो एड्स मैंने कहा था ना अभी, वो एड्स इसीलिए रन करते हैं, उसमें टारगेट ऑडियंस को आप टारगेट करते हैं कि आईटी से फील्ड से रिलेटेड लोगों को ये ऐड दिखे। अच्छा, अब लोग देखें फिर वही बात कि अगर थाउजेंड्स ऑफ फॉलोवर्स आपके ऐसे हो जाते हैं कि अगर कोई एक वीडियो मैंने कहा था वायरल हो जाए, अगर आपकी कोई एक वीडियो वायरल हो गई, उसने आपको फॉलोवर्स भी दे दिए, व्यूज भी दे दिए, अब उस वीडियो से रिलेटेड आपने कंटेंट बनाना है, क्योंकि लोगों ने वो वीडियो देख के आपकी वीडियो को लाइक करा और आपको फॉलो करा। लोगों को आपका सिर्फ इतना पता है कि ये बंदा ये वीडियो बनाता है या इससे रिलेटेड कंटेंट बनाता है। तो अब जब आप उससे रिलेटेड कंटेंट बनाएंगे, जो चीज़ें लोग देखना चाह रहे हैं, आपके पास लाइक भी आएंगे, कमेंट्स भी आएंगे, शेयर्स भी आएंगे और वीडियोस वायरल भी होंगी। बिल्कुल ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बेसिक्स को पहले फॉलो करना है। कंटेंट क्रिएशन के लिए जब आपने काम करना है तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए, स्केड्यूल के तहत काम करें। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये जो आजकल कंटेंट वॉर है, इसमें जो रिसर्च बेस्ड होगी वही ज़्यादा इफेक्टिव होगी। अच्छा, लोग फिर ज़्यादातर रुक भी जाते हैं कि सिमिलैरिटीज़ बहुत पाई जाती हैं, एक ही तरह के टॉपिक के ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। और अगेन पाकिस्तान जैसे सोसाइटी में बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि यहाँ की जो ऑडियंस है वो रिक्शे वाला है, ये है, उसको अगर आप हिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश करेंगे, इकनॉमिक्स पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो शायद उसको फ़ौरन से स्किप कर देगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये काम कैसे किया जाए, लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं। और दूसरा ये कि जो घर पे ख़वातीन हैं जो बहुत अच्छे, जिनके कुकिंग स्किल्स हैं, वो ये जानना चाहती हैं कि वो कैसे इनिशिएटिव लें, क्या उनके लिए भी इफ़ेक्टिव होगा, इसके बारे में बताएं। सर देखें, ये इस वक्त कंटेंट क्रिएशन या दूसरी तीसरी जो तरीके हैं अर्निंग के ज़रा सा मैं तरीके बता दूं पहले, फिर इस पे आते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक तरीका है कंटेंट क्रिएशन, जिस पे भी हमने बात करी। एक तरीका है फ्रीलांसिंग, आप कोई भी एक स्किल सीखें, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी, या कोई चीज़ आपको, कोई स्किल आपको आता है, आपको कुकिंग आती है, कोई भी आता है, आप उसकी सर्विसेज देना शुरू कर दें। ठीक है। इसके अलावा ई कॉमर्स है और ये सब दूसरे तीसरे तरीके हैं। सवाल आपका ये था कि ख़वातीन इससे किस तरह से फ़ायदा उठा सकती हैं, और दूसरा क्या था? दूसरा ये कि ये जो कंटेंट है जिसमें सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, उससे अलग कैसे किया जाए अपना। अच्छा देखें, आप कंटेंट सबसे पहले क्रिएशन शुरू कर दें और एक ऐसे आइडिया से करें, अगर ये चीज़ आपके पास है कि आपके पास कोई एक नया आइडिया है तो वो बहुत अच्छी बात है। देखें, मार्केट में चेंज आता रहता है। एक वक्त था कि जब सिर्फ टिकटॉक होता था, ऐसा ही है, लेकिन टिकटॉक पे रीच बढ़ गई, लोगों ने लंबी लंबी वीडियोस के बजाय छोटी छोटी वीडियोस को ज़्यादा तरजीह दी। टिकटॉक को देखते हुए ही फेसबुक ने कहा, अगरचे टिकटॉक हमसे, और टिकटॉक पे एक वक्त ये आ गया था कि टिकटॉक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब को बीट करने वाला था, लेकिन इन्होंने रील्स निकाली। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे रील्स आ गई, यूट्यूब पे शॉर्ट्स आ गए। ठीक है, मार्केट में चेंज आया, एक नई चीज़ आई। उसके बाद फिर आपने देखा कि शॉर्ट्स और ये इस पे लोग ज़्यादा वायरल होना शुरू हो गए। फिर पॉडकास्ट आए कि वन और वन बैठ के लोग जो है वो बातें करने लगे कि इंडिया के बारे में बताएं, कुछ अपनी नेटवर्क बताएं, वगैरह वगैरह। तो इसी तरह से मार्केट में चेंज आया। आप अगरचे आपकी कोई ऐसी फील्ड है तो आप काम करें, आप वायरल हो जाएंगे, आपका कंटेंट जो है वो मशहूर होगा, जिसमें बहुत सारे लोग बना रहे हैं, आप भी उसी मार्केट में चले गए। लेकिन अगर आप, मेरा मशवरा यह है कि आप कोई एक नई चीज़ क्रिएट करें, नया कंटेंट लाएं मार्केट में, आप नई कंटेंट क्रिएशन करें, ऐसा कंटेंट हो जो कि अलग हो, दूसरों से अलग हो, तो वो लोग आपको देखेंगे। जैसे पॉडकास्ट वगैरह हैं या और दूसरे तीसरे तरीके, लोग नई नई चीज़ें मार्केट में ला रहे होते हैं। अब एक साहब हैं, गांव में कितने सारे लोग रहते हैं, कितने सारे लोगों के पास मोबाइल है। एक साहब हैं, उन्होंने कुछ नहीं करा, उनको कुकिंग आती थी, उन्होंने अपनी कुकिंग की वीडियोस गांव में बनाना शुरू करी। आज वो शख्स सर करोड़ों रुपए कमा रहा है। बिल्कुल ठीक है, गाँव में बैठकर। बिल्कुल ठीक है। तो नई चीज़ें आप लाएं, कंटेंट नया बनाएं। और अगर आपका ऐसा कंटेंट है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, देखें डेली व्लॉगर्स भी बहुत सारे थे, लेकिन बात यह है कि एक साहब आए मास सफदर करके, वो उसमें मशहूर हो गए। उसी तरह क्या करते हैं, वो डेली व्लॉगिंग करते हैं, वो भी यही हरकतें जी। अच्छा, एक आए डकी भाई, उससे पहले होती थी रोस्टिंग। अच्छा। मतलब जैसे किसी भी, अब मैं और आप बैठे हुए, हमें रोस्ट कर दिया किसी ने कि जी हमारा मजाक बनाया ना, तो उसके बाद आई, हाँ, एक आए डकी भाई,
उन्होंने डेली व्लॉगिंग में आए, उनके पास रीच आ गई, उनके पास पहले से ऑडियंस थी, उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। सबसे पहला जो आपका टारगेट होगा ना वो होगा कि ऑडियंस को रीच करना है। किसी भी तरह से आपको फॉलोवर चाहिए और ऑडियंस चाहिए, देन फिर आप कोई भी कंटेंट बनाएं वो वायरल होगा। ऑलराइट, अच्छा जी, हम डिस्कशन जारी रखते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो आज का जो मौजू है वो सोशल मीडिया ही है और बहुत सारे लोग इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, तो ये बताना आपको ज़रूरी है कि इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये भी वक्त की ज़रूरत है। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले मोहम्मद उमर आलम साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही थी और फ्रीलांसर हैं, नौजवान हैं, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल, इसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे, जो जानना सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी है। जनाब, ये कंटेंट के हवाले से हर जगह आप सुन रहे होंगे, जो थोड़े से हमारी उम्र के लोग हैं, बड़ी उम्र के, उनको शायद इस बारे में इतना इल्म ना हो कि कंटेंट क्या होता है। बच्चे जो हैं आजकल, इनको इल्म है, ये 14 साल से लेके जनाब ये 20-25 साल और 30 साल तक की उम्र के, इनको इन तमाम चीज़ों का बखूबी इल्म है। तो ये हमारी बात जो है वो समझ रहे होंगे। बहुत सारी बातें जो हमने अभी तक की हैं, शायद वो, जैसे मैंने कहा कि मेरी उम्र के जो लोग हैं उनको समझ में ना आ रही हो, तो कोशिश करें ज़रा, ये आजकल के बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। अब आते हैं जनाब, ये जो ट्रेंड्स हैं, ज़रा टॉप ट्रेंड्स हैं, ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं ना। आजकल एक और मैं देख रहा हूँ चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, वो पॉडकास्ट नज़र आ रही है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा आप भी जी पॉडकास्ट का सिलसिला स्टार्ट करें, आपने एक माइक ख़रीदना है, बड़ा सा डंडी के साथ वो लगा हुआ होता है, वो आप ख़रीद लें और उसके बाद आपके पास जो आपका दिल करे आप वो कहते चले जाएं। सुनने वालों को नहीं उसने ये सहमत गवारा करनी कि वो तहकीक करे कि आए आप सही बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। बड़े कमाल कॉन्फिडेंस के साथ मैं देखता हूँ कि लोग जिस किस्म की बातें कर रहे हैं हमारे यहाँ ख़ास तौर पे, तो ज़्यादा ज़हमत नहीं करता उनको देखने की। तो ये एक चक्कर है। अब ये भी ट्रेंडिंग पर है, ये कैसे ट्रेंड बन गया, अब लोग कहते हैं ये भी एक बड़ा अच्छा ज़रिया बन चुका है। अब आप फरमाइए। सर, मार्केट में जैसे मैंने बताया था कि चेंज आता रहता है, हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई चेंज आता है, कोई ना कोई नया सॉन्ग वायरल होता है, कोई ना कोई नई वीडियो वायरल होती है। इसी तरह से एक तरह मतलब पॉडकास्ट आया, लोगों ने देखा, लोगों ने कहा एक नई चीज़ है, मालूमात मिल रही है, क्योंकि हमारे लोग बहुत ज़्यादा मतलब एजुकेटेड है ना, तो वो इस तरह के कंटेंट को बहुत देखना पसंद करते हैं। तो एक हमारी जो मजबूरी, एक जो मतलब कमज़ोरी है ना, वो ये है कि हमारे लोग रिसर्च नहीं करते। किसी ने कोई बात कह दी ना, उसको पकड़ लेते हैं। दो बड़ी अच्छी बात है, एक तो पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, कभी मुतालिया नहीं करेंगे, और दूसरा तहकीक तो करनी ही नहीं है ना, हमारे पास टाइम नहीं है, वक्त बहुत है, टाइम नहीं है। तो कंटेंट, जो भी हम कंटेंट देखते हैं ना, हमने उसकी बात को पकड़ लिया और वो आगे 1000 लोगों को बता दिया। इस्लाम में है कि आप जब तक कोई बात आगे बढ़ा नहीं सकते जब तक आप उसको तहकीक तस्दीक करके आप मान न लें कि हाँ जी ये बात सच है। बिल्कुल ठीक। तो पहली बात तो ये भाई, आप किसी भी चीज़ को अगर सुनते हैं ना तो उसको ऐसे ही आगे ना बढ़ाएं। मैं भी अगर कोई बात कह रहा हूँ तो आप उसकी तहकीक करें। आप तहकीक कैसे करें? गूगल पे जाएं, AI से पूछें, यूट्यूब पे जाएं, रिसर्च करें, बुक्स पे देखें, वेबसाइट्स पे देखें और फिर देन आप आगे जाएं। पॉडकास्ट की जहाँ तक बात है सर, 1 और 1 बैठ के बात होती है, आपको पता है। अब इसमें मुख्तलिफ लोग आ गए, वही है कि मतलब बहती गंगा में सब ने हाथ धोना शुरू कर दिया, और भेड़ चाल वाली बात है कि एक के पीछे एक सभी लग गए। सब ने ही जो है वो कहा कि करना क्या है, 2 कैमरे लेने, एक या मोबाइल हो हमारे पास सामने रखना है, 2 माइक लेने, आमने सामने बैठ के किसी को भी बिठाल के पॉडकास्ट करना जो है वो शुरू कर देना है। और इस फील्ड में लोग आ गए, अब वो बात कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, बस उन्होंने बातें करनी है और पॉडकास्ट अपने करने। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जिनके पास बहुत एजुकेशनल कंटेंट होता है। एक दो हमारे पास, एक दो क्या, कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं और ऐसा कंटेंट बनाते हैं कि आप, बस मैं आपको क्या बताऊं, और ऐसे ऐसे लोगों को बिठाते हैं कि बहुत मतलब दिल देख के दिल खुश हो जाता है, उनको देख के खुशी भी होती है। लेकिन कुछ लोग जो इस तरफ आ गए, इसको भी थोड़ा सा जो है वो डैमेज करा। बिल्कुल सही आपने ये कहा है। अच्छा, ये एक पूरी साइंस है, इसको समझने की ज़रूरत है। फिर कभी आपको इसके ऊपर बात करेंगे, मौजू बड़ा तवील हो जाएगा कि क्या चीज़ें लोग तलाश करते हैं सोशल मीडिया पे। आजकल मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ, बड़ी तेज़ी से जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इससे भी ख़ुद को महफूज रखिए
कि ये बदनाम ज़माना जितने भी किरदार थे, जो बैंडिट्स थे, यानी कि जिनको आप डाकू कहते हैं, या इस तरह के लोग थे, टारगेट किलर्स थे, उनको ग्लैमराइज किया जा रहा है। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। मैं आपको अभी इसके बारे में बता दूं कि आगे जाके बहुत ख़तरनाक चीज़ जो है वो बनती जा रही है। कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा इस तरह से उठाना शुरू किया है कि उनकी कहानियों को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जा रहा है। आप देखेंगे उसमें कुछ पुलिस के भी ऑफिशियल्स शामिल हैं जो अपने अब तो चैनल्स बनाकर बैठ गए हैं, इस किस्म के लोगों के बारे में बता रहे हैं, कहानियाँ सुना रहे हैं। खुदारा ऐसे लोगों को ना फॉलो करें, ना इनकी कहानियों को सुने, ना इनमें आप दिलचस्पी लेने की कोशिश करें, क्योंकि अगर इनको ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया तो ये बहुत ख़तरनाक होगा। फिर नौजवान इसी राह पर जो वो चल पड़ेंगे। तो ऐसी चीज़ों को कतई फॉलो ना करें। ख़ासतौर पर जो क्राइम स्टोरीज़ हैं, या कराची में जो कुछ होते रहे, ऑपरेशन जो होते रहे, ये होता रहा, इससे आपका कतई कोई ताल्लुक नहीं है। एक भयानक पास्ट है, पता ज़रूर होना चाहिए। आप अखबारों के ज़रिए और दीगर रिसोर्सेज से ज़रूर इसके बारे में पता करें, लेकिन सिर्फ महज पढ़ने की हद तक। मगर इनको इस तरह से फॉलो करना, इनको शेयर करना, इसकी गुंजाइश नहीं है। ये तबाही की तरफ आपको लेकर जा रहा है। एआई के इस्तेमाल की तरफ आते हैं। उमर, ये एआई का इस्तेमाल बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अभी मैं कुछ देर पहले आपको बता रहा था, पास्ट में जब हम इस्तेमाल करते थे सारी एप्लीकेशंस, बहुत सारे लोग तो उससे फेमिलियर ही नहीं थे कि ये क्या होता है, एडिटिंग किस तरह की जाती है और ये कुछ। मगर अब तो ये काम इतना आसान हो गया है एआई के ज़रिए कि अब ऐसी वेबसाइट्स हैं, अब हम उसका भी इस्तेमाल जो कर रहे हैं ना, वो फेस स्वैप करके और किसी भी शख्स की शक्ल के ऊपर कुछ लगा के, बस ये हमारा एक टूल बन चुका है और यही हमारा काम रह गया। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसको कैसे सर प्रोडक्टिव बनाया जाए? मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो भाई देखें, जो भी एक नई चीज़ आती है ना आपके पास, तो पाकिस्तान में खुसूसन मैं ये पैगाम पहुँचाना चाहूँगा कि उसका सही इस्तेमाल करें। आप उसको यूज़ कर रहे हैं मीम्स में, एक से एक मीम्स बना रहे हैं, फेस स्वैप कर देते हैं, यानी कि फेस किसी और का है, उस पर किसी और का फेस आपने जो है वो पेस्ट कर दिया, आसान अल्फाज में कहूँ, और उसको जो है वो आपने आगे वायरल कर दिया, उसमें मीम्स बन रही हैं, उससे दूसरा तरह का कंटेंट बन रहा है। तो पहली बात, इससे अवॉइड करें। सेकंड चीज़, एआई इस सदी का सबसे बड़ा, हमारे लिए यूँ कह लें कि एक मौजज़ा है या एक चीज़ है हमारे पास। एआई इनोवेशन है, हाँ, इन्वेंशन है। इस सदी की सबसे बड़ी इन्वेंशन एआई है। एआई के ज़रिए आप अर्न कर सकते हैं, एआई के ज़रिए आप लर्न कर सकते हैं, एआई के ज़रिए आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। उसका गलत इस्तेमाल ना करें। एआई, अगर आप व्हाट्सएप पे जाते हैं, आप कुछ ना करें, व्हाट्सएप ओपन करें, राइट साइड पे आपको एक सर्कल दिखता है, आप उस पर क्लिक कर दें, मेटा एआई है। कहीं नहीं जाएं, आप डायरेक्टली उससे, आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप उससे रिसर्च करें। आप रोज़ का बना लें मामूल कि मैंने इस टॉपिक पे रिसर्च करनी है जी। वो टॉपिक आप लें और उस पर रिसर्च करें। मेटा एआई पहला ऐसा एआई है, एआई चैटबॉट है कि जिसके पास लाइव डाटा है। यानी कि अभी तक का, अगर आप उससे अभी क्रिकेट का भी लाइव वो पूछेंगे ना, कोई भी क्रिकेट मैच चल रहा है और आपने उससे लाइव स्कोर पूछा, तो आपको वो बता देगा। तो आप उस पर जाएं, रिसर्च करें और मालूमात लें, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में मालूमात लें, इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में मालूमात लें, और दूसरे तीसरे टॉपिक से उन पर रिसर्च करें। बिल्कुल। अगर आप कोई किताब है जो बहुत ज़्यादा पेजेस की है, आपके पास वक्त नहीं है पढ़ने का, आप अगर उसके ऊपर अगर उसका क्रक्स लिख देंगे, उसकी अगर आप खुलासा जिसको कहते हैं अगर वो लिख देंगे, तो वो आपको पॉइंटर्स की शक्ल में खुलासा दे देगा, आप पढ़। जी, माजरत के साथ मैंने आपकी बात काटी। यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे सर ने बताया, बुक्स हैं आपके पास या कोई भी, मिसाल के तौर पर आपके पास एक पीडीएफ है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स हैं, आपने उनको कॉपी करना है। एक वेबसाइट है एआई की, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं, उन पे आपने जाना है, उस पूरी बुक के जो वर्ड्स हैं उनको पेस्ट कर देना है और बता देना है इसकी मुझे समरी बता दें 4 लाइंस में। वो आपको इन अ सेकेंड 4 लाइंस में उसकी समरी बता देगा। आपने कोई वीडियो जनरेट करवानी है, आप चाहते हैं कि एक एनिमेटेड वीडियो, आपने एआई को सिर्फ कमांड देनी है, जनरेट अ वीडियो ऑफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, या अ 2 मैन्स वॉर, 2 आदमी आपस में 2 जंगे हो रही हैं, या कोई भी, मतलब इस तरह की आपने कमांड दी, उसने हाँ सीन क्रिएट करके वीडियो बना देनी है, पिक्चर बना देनी है, आपको डाटा दे देना है। इस तरह के जितने भी काम हैं, और इससे भी कई ज़्यादा बढ़कर एआई कर रहा है, और एआई से इस वक्त दुनिया फ़ायदा उठा रही है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम उससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, ना हम अर्निंग कर रहे हैं, ना हम उससे लर्निंग कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक काम बन गया है, वो है इंस्टाग्राम, फेसबुक पे स्क्रॉलिंग करना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये भी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप देखते हैं वो सही नहीं होती हैं, ख़ास तौर पे। अब चलें थोड़ी सी रोस्टिंग हम भी कर लेते हैं उन्हें इंस्टाग्रामर्स को, जिनको जो लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, जिनकी जो लाइफ है
उनको देख के हम ये समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जो है कोई कमाल कर रहे हैं। तो बहरहाल अब ये किस हद तक सच है उमर, ज़रा मैं चाहूँगा इसके बारे में बात हो जाए कि जो इंस्टाग्राम के ऊपर लोग अपनी लाइफ दिखाते हैं, जैसे बहुत लैविश लाइफ वो गुजार रहे हैं, क्या कुछ सेक्रीफाई कर रहे हैं वो लोगों को नहीं पता, बट वो अपनी पोस्ट जनरेट करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और लोग उनको समझते हैं कि यही असल लाइफ है जो ये कर रहे हैं। ज़रा फरमाएं इनके बारे में। सर देखें, हर चीज़ का फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। सोशल मीडिया के फ़ायदे कम है, नुकसान ज़्यादा हैं। राइट। फ़ायदे हैं, कम है। कम से मुराद कम में मतलब आप अर्निंग कर सकते हैं, आप लर्निंग कर सकते हैं और जितने सारे तरीके। मैं खुद भी सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता हूँ, लेकिन अगर इसके नुकसानात की तरफ आए ना तो नुकसानात भी बहुत हैं। आप बहुत जल्दी एहसास कमतरी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। आप अगर किसी को देख रहे हैं, किसी का कंटेंट देख रहे हैं, तो आप देखना शुरू हो जाते हैं यार इसके बाद इतना कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप किसी की पोस्ट देखते हैं, किसी की पिक्चर्स देखते हैं, आप कहते हैं ओहो ये मतलब आए दिन जो है ये मतलब ट्रैवल भी कर रहा है, कहीं जा रहा है, ये खा भी रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो घर में हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है कि एक शख्स जिसने मैट्रिक करा, फर्स्ट पोजीशन ली, 80 अबव परसेंटेज है, इंटर करा बेहतरीन परसेंटेज से, अपना ग्रेजुएशन करा बेहतरीन जो है वो जीपीए से 4 जीपी आ गई। वो देखता है यार मैं जब जॉब के लिए जाता हूँ तो मुझे तनख्वाह मिलती है 15,000 20,000। वो भी कहते हैं एक्सपीरियंस लेकर आए। और जब एक डेली व्लॉगर है या कोई भी, मतलब मैं खाली उनको टारगेट नहीं कर रहा, उसमें बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, अच्छा कंटेंट भी बनाते हैं, व्लॉगिंग एक से एक हमारे पास लोग हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक ऐसा आदमी है जो कि सिर्फ कुछ नहीं करता, मोबाइल उठाता है, वीडियोस बनाता है, सोशल मीडिया पर है या कुछ भी, उसकी एक वीडियो वायरल हुई हुई है, कोई भी उसने कुछ भी एक काम करा वो वायरल हो गया गलती से किसी भी तरह से, उसको मिलने करोड़ों अरबों रुपए। मैं यहाँ पे फारिग बैठा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे ना कोई मतलब मुझे जॉब ही नहीं मिल रही, मॉर्निंग शोज वगैरह में कहीं भी जाना तो दूर की बात है। तो यहाँ से 2 बातें निकलती हैं। पहला कि कभी भी किसी को देखकर एहसास कमतरी का शिकार ना हो। उनकी जो लाइफ बज़ाहिर आपको दिख रही है वैसी नहीं है, हकीकतन वैसी नहीं होती, बहुत अलग होती है, बहुत डिफरेंट होती है। और दूसरी बात, जितना अल्लाह ने आपको दिया है उसमें अल्लाह का शुक्र करें और सबर शुक्र के साथ जिंदगी गुजारें। वेरी गुड मैसेज। मेरे ख्याल में सच्चा मैसेज जो है उतनी कम उम्र बच्चे से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन ये वक्त की ज़रूरत है। उमर, बहुत सारे और मामलात हैं और बहुत सारी बातें हैं, इंशाल्लाह आगे चलकर मौका मिलेगा ज़रूर आपको मैं ज़हमत दूंगा। ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे अवेयर रखने की इस वक्त लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो कंटेंट वॉर है, इसके अंदर जो कुछ हो रहा है इससे आपको बचाना भी होगा और आपको ये भी समझाना ज़रूरी है कि किसको आपने फॉलो करना है और किसको नहीं करना। बस एक छोटी सी गुजारिश ये है कि आप ये जो डिलिबरेटली बहुत सारे लोगों को जो है वो लाइक भी कर रहे होते हैं, प्रमोट भी कर रहे होते हैं, इनको क्लिक करके देख भी रहे होते हैं, इस सिलसिले को ख़त्म कीजिए और खुदारा इन चीज़ों से बाहर निकालें, इन खुराफातों से, क्योंकि जहन को आपके मुकम्मल तौर पर कैप्चर किया हुआ है, जिसमें अपनी निजी ज़िंदगी को, ज़ाती ज़िंदगी को दिखाया जा रहा है और उसके ज़रिए उनकी बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है और उसका हिस्सा आप बनते चले जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कतई प्रमोट ना करें। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उमर का कि वो प्रोग्राम में आए और बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की हैं। और ये जो सीखने सिखाने का जो मरहला है इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे चलकर गुफ्तगू की जाएगी। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।